आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत की मिसाइल नूर खान एयरबेस पर गिरी, शहबाज ने आखिरकार कबूला सच। एनआईए ने खालिस्तानी नेटवर्क बीकेआई पर कसा शिकंजा, जांच के दौरान पंजाब में 15 ठिकानों पर छापेमारी। उत्तर प्रदेश ने दिया 1600 करोड़ रुपए का झटका, 8000 टूर पैकेज भी निरस्त। पाकिस्तान ने फिर उगला जहर, धमकी देते हुए बोला अगर भारत ने तोड़ा सीज फायर तो। भारत से पिटने के बाद अब टूटेगा पाकिस्तान, 80% बलूचिस्तान से खोया नियंत्रण। ट्रंप के दबाव में 3 साल बाद पहली बार वार्ता के लिए मिले रूस यूक्रेन, सीज फायर पर नहीं बन सकी सहमति। इजराइल का गाजा पर फिर हमला, हूथियों पर भी बरसाए गए बम। रेड कारपेट बारिश और घुटनों पर अल्बानिया के प्रधानमंत्री। यूरोपीय देशों के सम्मेलन में कुछ यूं हुआ इटली की पीएम मेलोनी का स्वागत। हेरा फेरी 3 से बाहर हुए परेश रावल, जाने अक्षय कुमार की फिल्म में क्यों नहीं दिखेंगे बाबू भैया। और 90.23 मीटर दूर फेंका भाला, फिर भी गोल से चुके नीरज चोपड़ा। भारत के हाथों जमकर पिटने के बाद अब पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब शांति की बात करने लगे हैं। शहबाज शरीफ ने अब पाकिस्तान को शांति चाहने वाला देश बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक शांतिपूर्ण देश है, लेकिन वह अपनी रक्षा के लिए उचित जवाब देने का अधिकार रखता है। शुक्रवार को पाकिस्तान की सेना के सम्मान में यौम-ए-तशक्कुर मनाए जाने के दौरान उन्होंने यह टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने भारत की मिसाइलों के पाकिस्तानी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की बात कबूली। भारत और पाकिस्तान ने 4 दिनों तक सैन्य टकराव के दौरान सीमा पार एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए थे, जिसके बाद 10 मई को दोनों पक्षों में संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार इस्लामाबाद और प्रांतीय राजधानियों में यौम-ए-तशक्कुर को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता जाहिर करने के लिए देश भर में रैलियां आयोजित की गई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस मौके पर इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान भारत के साथ सैन्य टकराव का जिक्र करते हुए शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान एक शांतिपूर्ण देश है, लेकिन वह बचाव में जवाब देने का अधिकार रखता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने प्रतिबंधित आतंकवादी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई पर और शिकंजा कस दिया है। दरअसल यह मामला पिछले साल दिसंबर में गुरदासपुर जिले में एक पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले से जुड़ा है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को पंजाब में 15 स्थानों पर छापेमारी की गई। जांच एजेंसी ने कहा कि शुक्रवार पंजाब के गुरदासपुर, बटाला, अमृतसर और कपूरथला जिलों में की गई छापेमारी में मोबाइल, डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों सहित विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। एजेंसी के एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका स्थित बीकेआई ऑपरेटिव और गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासियन और उसके सहयोगी शमशेर सिंह शेरा उर्फ हनी के साथ साथ विभिन्न देशों में रहने वाले अन्य लोगों से जुड़े संदिग्धों के ठिकाने रडार पर हैं। तुर्की अजरबैजान को पाकिस्तान के समर्थन की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन देशों के साथ व्यापार का बहिष्कार करके यूपी से दोनों देशों को करीब 1600 करोड़ रुपए का झटका लगेगा। यहां से आने वाले उत्पादों के सौदे निरस्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा मई, जून और अगस्त के कम से कम 8000 टूर पैकेज भी निरस्त हो चुके हैं। यूपी से पर्यटकों के न जाने से करीब 450 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसमें अजरबैजान की हिस्सेदारी ज्यादा है। यूपी में तुर्की के सेब, सूखे मेवे, कालीन, सिल्क, लिनेन और खास मसालों का करीब 1000 करोड़ रुपए का बाजार है। वहीं अजरबैजान की चाय, काफी और सिरेमिक का बाजार यूपी है। पिछले 3 दिन में 150 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर रोके जा चुके हैं। कानपुर के थोक मसाला कारोबारी विश्वनाथ अग्रवाल ने बताया कि इन देशों से आने वाले खाद्य उत्पादों की उच्च वर्ग में मांग ज्यादा है, लेकिन अब दिए गए ऑर्डर निरस्त किए जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को 18 मई 2025 तक बढ़ाया गया है। भारत ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है कि अगर बात होगी तो आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर होगी।
इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार 16 मई को कहा कि अगर भारत ने फिर से आक्रमण किया तो हम जवाब देंगे। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा कि हम भारत से आग्रह करते हैं कि वह सीजफायर का पूरी ईमानदारी से पालन करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने मित्र देशों की भूमिका की सराहना करता है जिन्होंने सीजफायर करने में मदद की। पाकिस्तान हमेशा बातचीत और शांति बहाली में विश्वास रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले से पाकिस्तान अभी उभर भी नहीं पाया है। इस बीच बलूचिस्तान में उसके लिए स्थितियां तेजी से खराब हुई है। बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है। मीर यार बलोच समेत प्रमुख बलोच नेताओं ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है और इसके लिए भारत और संयुक्त राष्ट्र से मान्यता और समर्थन की गुहार लगाई है। इसी बीच बलोच अमेरिकी कांग्रेस के महासचिव रज्जाक बलूच ने एक विस्फोटक खुलासा किया है कि पाकिस्तानी अधिकारियों का बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर नियंत्रण नहीं रह गया है। बलोच नेता रज्जाक ने टैग टीवी से एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तानी सेना अंधेरे के बाद क्वेटा से बाहर भी नहीं निकल सकती। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी इस स्थिति को स्वीकार किया है और सुरक्षा के डर के मारे सेना शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक सड़कें खाली कर देती है और गश्त तक नहीं करती। रज्जाक बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान का 70 से 80% हिस्सा अब पाकिस्तान के नियंत्रण में नहीं है। 3 साल बाद रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल तुर्की में पहली बार आमने सामने वार्ता हुई। रूस और यूक्रेन के बीच मॉस्को की 2022 में हुई सैन्य कार्रवाई के बाद हुई यह पहली सीधी शांति वार्ता महज 2 घंटे से भी कम समय में अचानक समाप्त हो गई, जिसमें 1000 युद्धबंदियों की अदला बदली पर सहमति तो बनी, लेकिन युद्ध विराम की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। यह बातचीत यूरोप के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे घातक संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी दबाव के बीच हुई। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार दोनों पक्षों ने युद्धबंदियों की इस बड़ी अदला बदली को एक सकारात्मक कदम बताया, लेकिन पूर्वी यूरोप को 3 साल से अधिक समय से जकड़े इस संघर्ष को रोकने के लिए आवश्यक मूलभूत शर्तों पर दोनों पक्षों के बीच गहरी असहमति बनी हुई है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में गिदोन चैरियट्स नामक एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद हमास को खत्म करना और बंधकों को रिहा कराना है। इजरायली सेना ने गाजा पर जोरदार हवाई और जमीनी हमले किए, जिसमें कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा किया गया। सेना ने कहा कि यह अभियान इजरायली नागरिकों की सुरक्षा और युद्ध के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जारी रहेगा। इस हमले में दक्षिणी गाजा के खान यूनिस और उत्तरी गाजा के जालापिया इलाके जैसे भारी बमबारी हुई है, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए। यह अभियान तब शुरू हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मिडिल ईस्ट का दौरा पूरा किया था, लेकिन गाजा में युद्ध विराम को लेकर कोई भी समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कि गाजा को फ्रीडम जोन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने और गाजा के अधिकांश लोगों को दक्षिणी हिस्से में बसाने पर जोर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि वे गाजा को हमास के नियंत्रण से मुक्त करके ही रहेंगे। घुटनों पर बैठकर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का अभिवादन करना और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को गर्मजोशी से गले लगाना। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा ने शुक्रवार को यूरोपीय नेताओं की मेजबानी अपने खास अंदाज में की, जिसे तेज बारिश भी फीका नहीं कर सकी। हाल ही में हुए चुनावों में लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने वाले रामा ने अपने चुनावी वादे 2030 तक अल्बानिया को यूरोपीय संघ में शामिल करवाना के साथ ही ईपीसी सम्मेलन में भाग लेने आए 40 से अधिक देशों के नेताओं का पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया। करीब 6 फुट 7 इंच लंबे रामा हर मेहमान से मुस्कुराहट के साथ और अलग अंदाज में मिले। सम्मेलन की पूर्व संध्या पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, तिराना से जहां आज पूरा यूरोप इकट्ठा हुआ है और जिसे पूरी दुनिया देखेगी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सम्मेलन की शुरुआत हुई एक रेड कारपेट के साथ, जिस पर नीले रंग का छाता पकड़े खड़े रामा ईपीसी के लोगो वाली टाई और अपने सिग्नेचर स्नीकर्स पर यूरोपीय नेताओं का स्वागत कर रहे थे।
अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी हेरा फेरी को लेकर हैरान करने वाली खबर आई है। इस फिल्म में परेश रावल के बाबूराव गणपतराव आपटे का कैरेक्टर उनके फैंस बेहद पसंद करते हैं, लेकिन फिल्म को लेकर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने जनवरी 2025 में पुष्टि कर दी थी कि इसका तीसरा पार्ट ऑफिशियली शुरू हो चुका है। इसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि इसमें वही तिगड़ी वापस आ रही है, यानी अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी की तिगड़ी। खुद परेश रावल ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो अब हेरा फेरी की तीसरी किस्त में नहीं दिखने वाले। उन्होंने फिल्म से उनके बाहर जाने पर सवाल कहा, हाँ ये सच है। फिल्म क्रिटिक सुमित कादिल ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर इस बारे में जानकारी दी है और बताया है कि परेश रावल ने क्रिएटिव डिफरेंस के चलते फिल्म से किनारा कर लिया है। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर से ज्यादा दूरी का भाला फेंका है। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 90.23 मीटर का भाला जैवलिन थ्रो किया है। ये कारनामा करने वाले नीरज चोपड़ा दुनिया के 25वें खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज चोपड़ा 90 मीटर से ज्यादा दूरी का भाला फेंकने वाले तीसरे एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज ने 90.23 मीटर के थ्रो के साथ ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। नीरज चोपड़ा ने अपने करियर का बेस्ट स्कोर किया, लेकिन फिर भी भारत का ये खिलाड़ी स्वर्ण पदक से चूक गया। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। जर्मनी के जूलियन वेवर ने दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल हासिल किया। जूलियन वेवर ने 91.06 मीटर दूरी का भाला फेंककर इस लीग का टॉप स्कोर बनाया। भारत के एक और खिलाड़ी किशोर जेना इस जैवलिन थ्रो इवेंट में 8वें नंबर पर रहे। किशोर ने अपना बेस्ट स्कोर 78.60 मीटर का भाला फेंक कर दिया।